नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया है 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत में आईएसआईएस के आतंकवादी हमले को रूस ने रोका। बीजेपी के बड़े नेता को मारने की फिराक में था आईएसआईएस बॉम्बर, रूसी एजेंसी ने किया गिरफ्तार। सिसोदिया पर भिड़े आप बीजेपी, केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। सिसोदिया बोले बीजेपी ने दिया आप तोड़कर पार्टी में शामिल होने का न्योता। केजरीवाल बोले सिसोदिया भारत रत्न के हकदार। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। मनीष जी बैठिए, हमें बताइए कैसे शिक्षा व्यवस्था ठीक करें। दिल्ली में फिर किसानों की महापंचायत, कहा अगर नहीं मांगी गई तो तेज करेंगे विरोध प्रदर्शन। कई जगहों पर एंट्री रोकने से भड़के हैं किसान। कमजोर विदेशी संकेतों से मायूस हुआ बाजार। सेंसेक्स निफ्टी 1.5% गिरे, 2 महीने में सबसे बड़ी सिंगल डे गिरावट। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ की मार। एमपी के कई जिलों में रेड अलर्ट के बाद आज स्कूल बंद। उत्तराखंड, बिहार में भी बिगड़े हालात, गंगा खतरे के निशान से ऊपर। अब देश भर में टोमेटो फ्लू का खतरा, 100 से ज्यादा केस आए सामने। 1 से 5 साल के बच्चों को बना रहे हैं शिकार। और खबरों की शुरुआत सबसे पहले करेंगे आईएसआईएस की खबर से, क्योंकि रूस में बैठकर भारत को घाव देने की फिराक में आईएसआईएस कहीं ना कहीं था। बीजेपी के बड़े नेता को फिदायीन हमले में उड़ाने की साजिश का अब खुलासा हुआ है और सोमवार को आईएसआईएस के एक बॉम्बर को गिरफ्तार किया गया है। आतंकवादी सेंट्रल एशियाई देश का मूल निवासी है। टेलीग्राम के जरिए आतंकवादी संगठन से जुड़ने के बाद अप्रैल से जून तक टर्की में आत्मघाती हमलावर के रूप में ट्रेनिंग ली है इसने बाकायदा। रूस की सरकारी एजेंसी के मुताबिक आतंकवादी संगठन ने उसे जरूरी कागजातों के साथ रूस भेजा और उसके बाद भारत आने वाला था वो। हालांकि अभी भी आतंकवादी रूसी सिक्योरिटी एजेंसी की गिरफ्त में है। इस खबर पर डिटेल लेते हैं, संवाददाता अभिषेक झा इस वक्त हमारे साथ हैं। अभिषेक बताइए, ये तो बहुत ही ज्यादा गंभीर चिंता वाली खबर है, क्या कुछ और जानकारियां आपको मिली हैं इस वक्त? निश्चित रूप से इसे एक बहुत बड़ी सफलता कहेंगे। भारत के खिलाफ जो एक बहुत बड़ी आतंकी कार्रवाई होने वाली थी, उसे रशियन एजेंसीज ने अपने कहें तो स्मार्ट तरीके से उसे रोक लिया है। और वो जो आतंकवादी है जिसे गिरफ्तार किया गया है वो आईएसआई से संबंध रखता है। उसने हाल ही में तुर्की में आईएसआई के तमाम बड़े उच्च अधिकारियों से मुलाकात की थी और वहीं से उसे आदेश मिला था कि उसे रशिया होते हुए भारत पहुंचना है, जहां पर उसे जो मौजूदा सरकार है उससे किसी बड़े नेता का नाम लिया जा रहा है जिसे उसे टारगेट करना था। उसने अपने कन्फेशन में जो रशियन एजेंसी से जो पूछताछ की हुई है उसमें उसने ये भी कबूल किया है कि वो प्रोफेट मोहम्मद पर जो हाल के दिनों में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को ने जो एक बयान दिया था जिसको लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था, उस विवाद के बाद वो काफ़ी ज़्यादा आहत था और उसी का एक तरीके से बदला लेने के लिए वो इस बड़ी आतंकी कार्रवाई को भारत में अंजाम देने के लिए आ रहा था। अभी भारत की एजेंसियां निश्चित रूप से रशियन अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके टच में हैं, और ताकि वो और भी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है इस आतंकी गतिविधि के बारे में और भारत में उसके कौन कौन समर्थक थे, कहां से उसे सामान मिलना था और क्या आतंकी कार्रवाई थी और कौन शख्स इस आतंकी के निशाने पर था, इन सारी जानकारियों को जुटाने की कोशिश की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम डिटेल्स के लिए आपका। और बेहद एक तरीके से संजीदा खबर, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट एके सिवाच का कहना है कि आतंकवादियों ने रूस भारत पहुंचने का रास्ता आखिरकार क्यों बनाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आता है कि रूस क्यों सेलेक्ट किया गया ये आने के लिए। वो इसलिए क्योंकि रूस जो है एक फ्रेंडली कंट्री है और रूस टेररिज्म में बिल्कुल जीरो एरर मानता है, और इसलिए इन्होंने रूस के थ्रू आने का फैसला बनाया कि लीस्ट सस्पेक्टेड होगा। भारत की सिक्योरिटी एजेंसी पर सोचेंगे नहीं कि कोई ऐसा टेररिस्ट रूस से आ सकता है। और ये सच्चाई है कि जो अब पकड़ा है रूस की इंट एजेंसी ने, बड़े काबिले तारीफ है, प्रीएम्प्ट किया है। अब वो भारत की इंट एजेंसी के साथ करके इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे।
और अब बात करेंगे नई आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर जो दिल्ली में घमासान जारी है उसकी, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस सिलसिले में आज बीजेपी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। उन्होंने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की है। तो वहीं आने वाले दिनों में सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के बाद ईडी भी सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस दर्ज कर सकता है। सीबीआई ने ईडी को इस मामले में संबंधित दस्तावेज सौंप दिए हैं। इधर सिसोदिया ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। सिसोदिया ने कहा कि उनके पास बीजेपी का संदेश आया है कि आप तोड़कर आ जाओ तो बदले में सीबीआई और ईडी के केस बंद हो जाएंगे। मुझे आश्चर्य हुआ जब कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफर हैं। एक तो ये कि आपके सीबीआई ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे। आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा सीएम बनने का, पीएम बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का। मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना ये है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। तो वहीं सिसोदिया के आरोप के बाद बीजेपी ने भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया। बीजेपी सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल मॉडल पूरी तरीके से फेल हो गया है और सिसोदिया झूठे आरोप लगाना बंद करे। कहने लगे कि मेरे पास एक संदेश आया है भाजपा का। मैं इतना ही कहूंगा, जिनकी नीयत खोटी है, सोच छोटी है, उनको कोई क्या तोड़ेगा। आपका अहंकार तो दिल्ली की जनता तोड़ रही है। तो वहीं शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के छापे की केजरीवाल ने आलोचना की। उन्होंने कहा कि सिसोदिया ने शिक्षा में इतना बढ़िया काम किया है कि वो भारत रत्न के हकदार हैं। जिस व्यक्ति को पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था सौंप देनी चाहिए, जिस व्यक्ति ने 5 साल के अंदर करिश्मा करके दिखा दिया, मौजूदा रवायती पार्टियां 70 साल में जो काम नहीं कर पाई और जिस व्यक्ति ने वो काम करके दिखा दिया कि सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया, इस देश के गरीब बच्चों को भविष्य दे दिया, उस व्यक्ति पे सीबीआई की रेड कराते हो तुम लोग। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और फिर ये अनर्गल बातें कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। पूरे शिक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई जो भी पार्टी हो, पार्टीबाजी करने थोड़ी, देश का विकास करना है। मनीष जी बैठिए, हमें बताइए कैसे शिक्षा व्यवस्था ठीक करें। और इन तमाम सियासी दंगल के बीच आम आदमी पार्टी ने अपना मिशन गुजरात भी शुरू कर दिया है। आज गुजरात में केजरीवाल और सिसोदिया ने बड़ी सभा की। इसमें उन्होंने गुजरात के लिए अपने विजन का ऐलान किया और कहा कि दिल्ली की तरह फ्री बिजली, शिक्षा और इलाज गुजरात में हर किसी को देंगे। मिशन गुजरात में जुटे केजरीवाल और साथ ही उन्होंने बताया कि यहां अगर उनकी सरकार आती है तो वो क्या कुछ करेंगे। रेवड़ी चाहिए नहीं चाहिए? सबको चाहिए। केवल मैं कर सकता हूं, ये नहीं करेंगे। 27 साल में इन्होंने नहीं किया, तो मेरी पहली गारंटी है हमारी सरकार बनेगी। सरकार बनने के 3 महीने के अंदर आपके सबके बिजली के बिल 0 आया करेंगे। तो मेरा तो नारा है, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे बच्चों का भविष्य बना दूंगा। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें फ्री बिजली दूंगा। और अब बात पटना की करेंगे, वो इसलिए क्योंकि पटना में आज पुलिस ने छात्रों पर जमकर लाठियां भाजी हैं। शहर के बीचों बीच डाक बंगला चौराहे पर शिक्षकों की नियुक्ति की मांग कर रहे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। हंगामे के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शनकारी नियुक्ति के लिए कंबाइंड टेस्ट पास कर चुके हैं। छात्रों का कहना है कि वो 2019 से बहाली का इंतजार कर रहे हैं। सरकार सिर्फ आश्वासन से काम चला रही है। पुलिस लाठीचार्ज के बाद बीजेपी
बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि नियुक्ति में देरी बीजेपी की वजह से हुई है, जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। हमारी यही अभ्यर्थियों से प्रार्थना है कि आपकी सरकार है, जनता की सरकार है, गरीब की सरकार है और इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। तो उनसे यही प्रार्थना है कि थोड़ा संयम बरतें। हर चीजों को संयोजित किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सभी जगह निर्देश दे दिए गए हैं कि भाई नौकरी जो पद रिक्त है उसको भरना है। हमको तो नेशनल एवरेज के मुकाबले भी आना है, तो थोड़ा इंतजार कीजिए। और अब खबर यूपीआई से जुड़ी, वो इसलिए क्योंकि सरकार ने अब साफ कर दिया है कि यूपीआई पेमेंट पर किसी भी तरीके का चार्ज लगाने का कोई इरादा सरकार का फिलहाल नहीं है और यूपीआई के जरिए डिजिटल लेन देन पूरी तरह से फ्री रहेगा। आरबीआई के डिस्कशन पेपर में यूपीआई पर चार्ज वसूलने को लेकर सुझाव मांगे गए थे, जिसकी वजह से ऐसी अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि हो सकता है कि आगे इस पर चार्ज लगे, लेकिन फिलहाल सरकार ने साफ किया है। डिटेल लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, यूपीआई पर चार्ज नहीं लगेगा तो इसका फिर खर्च कैसे चलेगा? सरकार क्या कुछ सफाई दे रही है इसको लेकर? देखिए, इसमें सरकार ने एक बयान दिया है और सफाई दी है कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही है कि इस पर चार्जेज वसूली जाएंगी, वैसे चार्ज वसूलने का सरकार का फिलहाल कोई इरादा है, न ही सरकार के पास ऐसा कोई प्रपोजल है। यानी जो यूपीआई चार्जेज होंगी वो आगे भी आम आदमी को फ्री मिलती रहेंगी। जो डिजिटल पेमेंट है, लेन देन है, वो पूरी तरह से फ्री रहेगा। हालांकि इसके लिए सरकार बजट में प्रोविजन करती है और सरकार ने कहा है कि इस तरह की जो प्रोविजंस है वो आगे भी करते रहेंगे ताकि देश के लोगों को यूपीआई के जरिए फ्री डिजिटल लेन देन मिलता रहे। लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके खर्चों को लेकर सरकार ने ये कहा है कि उसके लिए दूसरे विकल्प तलाशे जाएंगे, अन्य साधन जुटाए जाएंगे जिससे कि सर्विस प्रोवाइडर को उनकी लागत मिल सके। तो कुल मिलाकर सरकार ने साफ कर दिया है कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम जो कि दुनिया का एक सबसे बेहतरीन पेमेंट सिस्टम और जिसकी वजह से भारत का डिजिटल पेमेंट का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, उस सिस्टम को लेकर सरकार ने साफ कर दिया, आम लोगों को राहत दी कि इस पर कोई भी चार्ज फिलहाल वसूला नहीं जाएगा। और मैं बता दूं कि जुलाई में ही इसमें करीब 600 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं और इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू 10 लाख करोड़ के आसपास है। तो इतना सक्सेसफुल सिस्टम, इतना बेहतरीन सिस्टम है और इसको लेकर सरकार कह रही है कि इससे पूरी अर्थव्यवस्था एक तरह से काफी इससे मजबूत होती है इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम से। लिहाजा सरकार इसके लिए आर्थिक मदद करती रहेगी, लेकिन आम आदमी से इसके लिए कोई चार्ज फिलहाल कोई वसूलने का सरकार का कोई प्लान नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आलोक आपका। और अब बात मार्केट की। कमजोर ग्लोबल संकेतों से आज बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स 872 पॉइंट गिरकर 58,774, तो निफ्टी 268 पॉइंट गिरकर 17,491 पर क्लोज हुआ। बाजार में पिछले 2 महीने की सबसे बड़ी सिंगल डे गिरावट थी। मेटल, रियलिटी, ऑटो, बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज शेयरों ने बाजार पर सबसे ज्यादा दबाव बनाया। इसके अलावा आईटी, फार्मा, इंफ्रा शेयरों पर भी भारी दबाव देखने को मिला। आज बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में ही बंद हुए। मार्केट का पूरा हाल समझते हैं यतिन से। यतिन, आज के बाजार में किन सेक्टर्स में तेजी और कहां दबाव देखने को मिला? देखिए, अगर निफ्टी गेनर्स की बात करें तो आज आईटीसी नए रिकॉर्ड हाई लेवल के आसपास ही आ गया, मल्टी ईयर हाई पे था। स्टॉक में लगभग 1% की बढ़त थी। इसके अलावा कोल इंडिया, टाटा कंज्यूमर और ब्रिटानिया जैसे शेयर्स में हल्की फुल्की बाइंग आपको आती हुई नजर आई। लूजिंग एंड पे आपको टाटा स्टील और अदानी पोर्ट्स दिखेंगे। इंट्राडे में 4 से 5% की गिरावट इन स्टॉक्स में दर्ज हुई। इसके अलावा टाटा मोटर्स और एशियन पेंट्स के शेयर्स में भी आपको लगभग 4% की भारी गिरावट आती हुई दिखाई दी। एफएनओ की बात करें तो काफी सारे स्टॉक्स यहां बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर में थे, जहां एचपीसीएल और ट्रेंड जैसे स्टॉक्स में 6% से ज्यादा की मंदी और जुबलेंट फूडवर्क्स और जीएनएफसी में लगभग 5% की गिरावट दर्ज हुई। मिड कैप्स की भी बात करें तो यहां काफी ज्यादा सेलिंग आपको वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक्स में दिखाई दी, जो रिकॉर्ड हाई से लगभग 7-8% नीचे आते हुए दिखाई दिए। पीबी फिनटेक, हत्सुन एग्रो और वी गार्ड जैसे स्टॉक्स में भी आपको 4 से 5% का इंट्राडे करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए, अपडेट के लिए आपका यतिन।
और अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहद ही सुनहरा मौका है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की दूसरी सीरीज का ऐलान कर दिया है। बॉन्ड सब्सक्रिप्शन आज से यानी कि 26 अगस्त तक के लिए खुला है। इसके लिए इश्यू प्राइस जो रखा गया है वो है 5,197 रुपए प्रति ग्राम रखा गया, यानी कि 10 ग्राम गोल्ड के लिए आपको 51,970 रुपए चुकानी होगी। अगर आप ऑनलाइन आवेदन और पेमेंट करते हैं तो 50 रुपए प्रति ग्राम डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, यानी कि ऑनलाइन आवेदन पर 10 ग्राम पर 500 रुपए का डिस्काउंट। इस स्कीम पे मिनिमम 1 ग्राम सोना आपको खरीदना होता है, जिस पर कि आपको 2.5% सालाना आधार पर ब्याज तो मिलता ही है, साथ ही गोल्ड में तेजी का भी फायदा मिलेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी अवधि 8 साल है। 8 साल के पहले निकासी पर कैपिटल गेन्स भरना होता है। तो बेहद आकर्षक ये ऑफर सरकार की तरफ से। और अब बात आगे बढ़ते हुए करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रही। गुलाम नबी आजाद के बाद अब आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश चुनाव संचालन समिति की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया। कब खत्म होगी कांग्रेस की अंदरूनी जंग? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। में आफत की बारिश दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात किसानों की महापंचायत की करेंगे। दिल्ली में एक बार फिर से किसानों की महापंचायत हुई, जहां पर बेरोजगारी और एमएसपी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें देश भर से किसान आए, लेकिन इस बार किसानों की इस मोर्चाबंदी से 2 बड़े चेहरों जैसे कि स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने खुद को अलग रखा। उनका कहना है कि इस महापंचायत से उनका कोई लेना देना नहीं है। मेरे पीछे यहाँ पे तस्वीर देखिए, ये दिल्ली का जंतर मंतर है और जंतर मंतर पर करीब कई सालों के बाद इतनी भीड़ यहाँ पर दिखाई पड़ी है। और ये भीड़ उन किसानों की है जो तमाम राज्यों से आज दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली कूच इसलिए क्योंकि लगातार केंद्र सरकार से ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन के दौरान जो 3 कृषि कानून जब वापस लिए गए थे तो उस समय तमाम वादे सरकार ने किए थे और वे वादे अभी तक पूरे नहीं किए हैं। तो अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो किसान आंदोलन है उसकी नींव दोबारा से रखती हुई यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। और अब देखिए तमाम जो किसान नेता थे उनके साथ अलग अलग राज्यों से यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो किसान थे वो यहाँ पर पहुंचे थे। हमारे साथ शिव कुमार कक्का जी हैं, किसान नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक के। अराजनीतिक हो गए आप लोग क्योंकि कुछ संगठनों ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। आंदोलन फिर से शुरू होगा क्या दिल्ली के चारों तरफ? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा, मगर हमारी मांगों पर सरकार ने गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया। अब ये आंदोलन पिछले आंदोलन से 5 गुना बड़ा होगा। आप लगातार 9 सूत्रीय मांगों की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इन चीजों को सरकार पूरा करे। कौन कौन सी मुख्य चीजें हैं उसमें? देखिए, 5 बिंदु जो सरकार ने हमको, सरकार के सचिव ने हस्ताक्षर करके दिए थे सरकार की सहमति से। ठीक है। तो पहला बिंदु उसमें यह है कि किसानों पर जो मुकदमे लगाए गए हैं राज्यों में, केंद्र में, दिल्ली में, रेलवे बोर्ड में, ये सारे मुकदमे 1,48,000 तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएंगे। मुकदमे वापस नहीं हुए, 1 वर्ष होने पे आ गया है। दूसरा, शहीदों को एक परिवार को नौकरी और मुआवजा की राशि देंगे, वो भी अभी तक मिली नहीं है। तीसरा, उन्होंने कहा था कि एमएसपी पर गारंटी के कानून के लिए कमेटी बनाएंगे। तो कमेटी तो बनाई है, पर उस कमेटी के पहले एक बड़े अधिकारी का फोन अखबार में छपता है, राज्य सरकार के बड़े मंत्री का, कि हमने एमएसपी पर गारंटी के कानून की कभी नहीं कहा है। और बात अब आफत की बारिश की। देश में एक बार फिर से आफत की बारिश से 5 राज्य बेहाल हैं, जिसमें अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान, उसके बाद बिहार, उत्तर प्रदेश और साथ ही हिमाचल प्रदेश में फिलहाल आफत की बारिश हो रही है। लेकिन इससे किस कदर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है ये आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। आपको बता दें कि इस आफत की बारिश में लगातार जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार में पिछले 48 घंटे से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से राजस्थान से 200 और मध्य प्रदेश से करीब
करीब 50 छोटे बड़े डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, बिहार में तो ये खतरे के निशान के करीब है, तो वहीं बाढ़ और भूस्खलन से हिमाचल प्रदेश बुरी तरीके से प्रभावित है। हिमाचल प्रदेश में तो आसमान से आफत की बारिश इस तरह से बरसी कि यहां पर फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की अब तक 36 घटना हो चुकी है। इन अलग अलग घटनाओं में अब तक 22 लोग यहां पर अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल ये तस्वीरें मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और यूपी की आपके सामने। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भोपाल में जिस तरीके से कुदरत का कहर इस वक्त बरपा है, शहर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। भोपाल में बारिश में बड़ा तालाब लबालब भर गया। बड़ा तालाब में जो बोट थी वहां पर क्लब जो रखा था वो क्रूज भी वहां पर डूब गया। डूबते हुए क्रूज की तस्वीरें भी सामने आई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि क्रूज आधा डूब रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भोपाल में बीते 24 घंटे में हुई तेज बारिश से कई रिहायशी इलाकों में भी जल भराव हो गया है। देखिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। भोपाल में पानी ही पानी, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। देखिए इस वक्त भोपाल का ये पॉश सागर रॉयल होम्स कॉलोनी, और देखिए किस तरह से जो पानी है, मुश्किल काफी बड़ी है, पूरी तरह से गाड़ी बंद है। क्या आप तो बड़ी हिम्मत कर ली आपने? तो हमारी तो मजबूरी है, बैंक वाले आदमी जाना ही पड़ेगा। सरकार कहती है सब कुछ बंद कर दो लेकिन बैंक खुला रखो, तो क्या करें, बैंक में जाना पड़ेगा, बैंक के कर्मचारी हैं। तो जी पानी से निकाल लिया आपने आखिरकार? मजबूरी है, गाड़ी बंद हो चाहे सत्यानाश हो, नौकरी तो करनी है। गाड़ी बंद हो जाए, सत्यानाश हो, नौकरी करनी है। देखिए सारे कॉलोनी के लोग घर से बाहर निकल के अपने घरों के सामने खड़े हुए, और जैसे ही उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया का कैमरा देखा तो वो अपनी बात कहना चाहते हैं, क्योंकि ये पानी जो है उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ लेके आया है। ये यहाँ पर ये कॉलोनी जो है पास कॉलोनी कही जाती है, सागर रॉयल होम्स अग्रवाल कंस्ट्रक्शन की है, और इसमें यो इसी साल जो है एक सड़क बना दी गई है बीच में, उस कारण से जो है बहुत पानी भर गया है। और अब बात करेंगे रोबोट्स की। फैक्ट्री में इंसानों की जगह रोबोट ले रहे हैं। ऑटोमेशन इस कदर हावी हो गया है कि रोबोट ना सिर्फ चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, बल्कि वो सामान की पहचान भी काफी सटीकता से कर रहे हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया वेयर हाउसिंग शो में ऐसे ही कुछ रोबोट का जायजा लिया हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। जा रहे हैं और इन्हें स्मार्ट्स बना रहे हैं रोबोट। रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ब टेक्नोलॉजी ने एक नया रोबोट लॉन्च किया है सॉर्टी, और जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो स्पेशलाइजेशन है वो पैकेजेस को सॉर्ट आउट करके और फिर उन्हें स्पेसिफिक जगह पे पहुंचाना इसकी खासियत है, और ये बहुत ही इंटेलिजेंटली काम करता है। हर घंटे सैकड़ों पैकेजेस ये डिलीवर कर सकता है, चीज़ों को अलग अलग जगहों पर रख सकता है, और जो खास जगह उनके लिए बने हैं वहीं पर इन्हें ये डिलीवर करता है। रोबोट्स तो हमने कई सारे देखे हैं, चीज़ों को रखते हैं, लेकिन ये थोड़ा इंटेलिजेंट रोबोट दिख रहा है। कैसे इंटेलिजेंट है ये, क्या काम करता है? सॉर्टी जो है एक 3D रोबोट शटल है जो एक ही बार में 240 लोकेशंस पे मटेरियल को अलग अलग समय पर अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकता है। नॉर्मली वेयर हाउस के अंदर में ये ऑपरेशन हाथों से लोगों द्वारा किया जाता है, और एक पर्सन 80 से 100 मैक्सिमम कर पाता है, बट वहीं पर हमारा सॉर्टी रोबोट 2.5 मीटर की हाइट तक 240 लोकेशंस पे 450 शॉट्स पर आवर कर पाता है। एडवर्ब शुरू से ही हमेशा टेक्नोलॉजी में पायनियर रहा है, और ये टेक्नोलॉजी इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाला एडवर्ब पहली कंपनी है। पुणे की रोबोटिक्स कंपनी है अनबॉक्स रोबोटिक्स, और उन्होंने एक खास तरह का रोबोट लॉन्च किया है। ये है अनबॉक्स सॉर्ट। ये एक वर्टिकल सॉर्टिंग रोबोट है, और इसकी खासियत ये है कि ये पैकेजेस को तो उठाता ही है, लेकिन साथ ही इसको वर्टिकली अलग अलग जगहों पे जा सकता है, और ख़ास तौर पे जो कॉम्पैक्ट स्पेसेस हैं वहाँ पे ये ख़ास तौर पे यूज़फुल है। कैसे काम करता है ये, यही देखेंगे। ये बताइए, ये जो रोबोट आपने बनाया है काफ़ी फास्ट रोबोट लग रहा है, काफ़ी फास्ट मूव कर रहा है ये। हम लोग ने इसको ऑफिशियली लॉन्च किया लगभग 6 महीने के पहले। अभी तक 3 साइट्स पे ऑलरेडी हम लोग लाइव हो चुके हैं। एक है सूरत में, दूसरा भिवंडी में, तीसरा बेंगलोर में, और कुछ इंटरनेशनल कस्टमर्स भी हैं जो फैशन ब्रांड्स हैं या फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जिनको पैकेजेस सॉर्ट करने हैं, मान लो अपैरल सॉर्ट करने हैं या मेडिकल इक्विपमेंट्स या मेडिसिन सॉर्ट करने हैं, उनके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। सो ऑलरेडी 3 कस्टमर्स के साथ हम लोग लाइव हो चुके हैं, और अभी और कस्टमर्स हैं जो हमारे पाइपलाइन में है। और अब बात कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT की, जिनके मुताबिक इस बार दिवाली में बाजारों में जबरदस्त रौनक रहेगी। कोरोना के 2 साल के बाद ये पहली दिवाली है और लोग खरीदारी के मूड में हैं। डिटेल लेते हैं इस पर असीम मनचंदा से। असीम, क्या है कैट की ये रिपोर्ट?
देखिए, जल्दी ही त्योहारी सीजन की शुरुआत जो होने वाली है। इस बार सबसे पहले गणेश उत्सव होगा, उसके बाद नवरात्रे, दुर्गा पूजा, दशहरा और 24 अक्टूबर को दिवाली होगी। इस बार जो है व्यापारी ये मान रहे हैं कि लोग जो है इस बार जम करके खरीदारी जो करेंगे। पिछले 2 साल जो है कोरोना की वजह से लोगों ने खरीदारी जो नहीं की, लेकिन इस बार सर्वे बता रहे हैं कि 36% लोग जो है इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा खरीदारी करने के लिए तैयार है। 2020 में ये आंकड़ा जो है 19% का था, जबकि 2021 में ये आंकड़ा जो है 25% का था। इस बार लोग त्योहारी सीजन को लेकर के खास उत्साहित है, खासतौर पर कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी आइटम्स, गिफ्ट आइटम्स, फूड आइटम्स या कपड़े की जो खरीदारी करने की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। तो इस बार लोगों को ये लग रहा है कि पटरी अर्थव्यवस्था वापस से पटरी पर जो है लौटने लगी है। खासतौर पर व्यापारी भी यही मान रहे हैं कि उनको इस बार काफी बूस्ट जो है खरीदारी के अंदर देखने को जो है मिला है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और मुंबई में दही हांडी के बाद गणपति की तैयारी चल रही है। इस बार एक गणपति पंडाल ने 316 करोड़ का बीमा लिया है। मुंबई के सबसे धनी गणेश मंडल जीएसबी ने इस बार रिकॉर्ड 316.40 करोड़ रुपए का बीमा कवर लिया। इससे पहले 2016 में 300 करोड़ की बीमा पॉलिसी ली गई थी। ये पॉलिसी मंडल स्वयं सेवकों, पंडितों, सिक्योरिटी गार्ड के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा को कवर करेगी। जीएसबी मंडल 29 अगस्त को विराट दर्शन समारोह में अपनी मूर्ति के पहले रूप का अनावरण करेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।